न्यूज़ विजन को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को और लाइक ज़रूर करें, बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। थैंक यू। बीच में बैठा हूं, मैं ऐसी बात करूंगा जो हम सबके हृदय के पास है। तो आईएमए में जब एंट्री हुई थी तो वो दिन था कि जब सब डॉक्टर विरोध कर रहे थे डॉक्टर संजय नागराज साहब के ऊपर जो हिंसा हुई थी, जो मारपीट हुई थी उसका। तो मेरी जब एमबीबीएस कंप्लीट भी नहीं हुई थी तब मैं आके बड़ा अचंभित हुआ कि क्योंकि मैंने अपने पिताजी दादाजी को डॉक्टरी करते देखा था, बीच में गैप हो गया था क्योंकि उनका निधन हो गया था। तो मुझे कभी ऐसा समझ ही नहीं आया कि कोई डॉक्टर के साथ ऐसा कर सकता भी है और क्यों कर सकता है। उसके बाद बहुत सारी चीजें हुई, कोविड आया। कोविड में कई डॉक्टरों के बहुत मेहनत करने के बाद भी आज हम इस फैक्ट पे खड़े हैं जो अगर मैं अध्यक्ष के रूप में नहीं पहचानूंगा तो ये मेरी दायित्व से, जिम्मेवारियों से मेरा मुंह मोड़ना होगा कि अस्पताल और डॉक्टर के प्रति जनरल सोसाइटी में एक दुर्भावना डेवलप हो गई है। चाहे कुछ लोगों ने किया, इसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ रहा, बट है तो ऐसा। मेरा कई लोगों ने साथ दिया था, मेरा एक वीडियो वायरल हुआ था जिसके लिए मेरे को चीफ मिनिस्टर साहब तक से इंफॉर्मेशन आई थी कि ये आप अगर इसके लिए माफी नहीं मांगेंगे तो हम मतलब आगे आप समझ सकते हैं। जिसमें मैंने ये बताया था कि इंदौर और भोपाल में आपने 2,000 बिस्तर का निःशुल्क इलाज किया था, 1 रुपए भी नहीं लगा था। रेमडेसिविर फ्री लगी थी, आपको लो मोलेकुलर वेट हेपेरिन क्लैक्सन फ्री लगी थी। हमारे बार बार अपील करने में भी जबलपुर में ऐसा आपने कोई व्यवस्था नहीं बनाई। जबलपुर को लावारे छोड़ दिया गया था। अब जो जबलपुर और रीवा को आपने लावारे छोड़ा था उसका असर क्या रहा, आप दोनों जगह से पूरी तरह हारे जो वोट गढ़ माने जाते हैं। ये राजनीतिक मंच नहीं है तो हम राजनीतिक बात यहाँ पे नहीं करेंगे। हम जिस चीज के लिए आज उपस्थित हुए हैं, मैंने अपने कम आयु में ये देखा है कि जो असली पत्रकार होता है, जो जमीन से जुड़ा पत्रकार होता है, जो दिलेर पत्रकार होता है, जो रात को 2 बजे भी हमारे अस्पताल में हमें दिखता है, सुबह 6 बजे भी दिखता है। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी गई कि इसके बाद 6 बजे आप फिर प्रेस में जाओगे, जो 16 से 18 घंटे काम करता है। उसके लिए मैं आप सबसे अभी तक के लिए हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहूंगा कि किसी ने कुछ नहीं किया। लेकिन आज आपके सामने हमारी यंग पैनल इकट्ठी हुई है। हमने सारे सीनियर्स को करबद्ध प्रार्थना करके उनका आशीर्वाद लेके रिक्वेस्ट की कि नेक्स्ट जनरेशन को आप टेक ओवर करने दें, और नेक्स्ट जनरेशन ने टेक ओवर कर लिया है। आप जैसे देख सकते हैं कि हमारे जन्मेजय जामदार भाई बैठे हैं, जामदार साहब के सुपुत्र, ये हमारे ट्रेजरर साहब हैं। नचिकेत पांचे साहब बैठे हैं, ये हमारे जॉइंट सेक्रेटरी हैं। जतिन धीरावानी साहब के किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जबलपुर हॉस्पिटल से सेक्रेटरी साहब हैं। हमारे स्पर्श नायक साहब बैठे हैं जो एडिटर हैं हमारे मैगजीन के, जो हम आपको आगे बताने वाले हैं। और हमारे यश श्रीवास्तव साहब बैठे हैं, मुकेश श्रीवास्तव हमारे को एडिटर। तो हमारा प्रपोजल ये है, हमने देखिए मेरे पास पूरी सूची नहीं थी कि आपके जो अलग अलग संगठन हैं उसका प्रेसिडेंट सेक्रेटरी कौन है। तो मैंने 2 लोगों को जिनको मैं पारिवारिक रूप से जानता था, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हमने सिराज भैया को लिया क्योंकि स्कूल में मेरे सीनियर थे, और कोई ऐसी बात नहीं कि क्यों लिया या कोई और भाव हो। और अनूप जैन भाई जो हैं वो मेरे से अलग अलग आर्टिकल्स को लेके मिलते रहते थे और दैनिक भास्कर के एसोसिएटेड थे। तो हमने इन 2 लोगों से रिक्वेस्ट करी कि कृपा करके ये एक सूची बनाएं, जितने भी फील्ड रिपोर्टर हैं, कोई उसमें लिमिट नहीं रखी है भाई साहब हम लोग ने कि 100 रहेंगे कि 200 रहेंगे कि 500 रहेंगे। उनको जैसे अगर आप लोगों ने देखा हो सीजीएचएस का एक कार्ड होता है, ओपीडी टोटली फ्री रहेगी। ओपीडी के लिए आपको निःशुल्क रहेगा, कोई भी पैसा नहीं देना है। जो आप ओपीडी के अलावा जांचें और इन्वेस्टिगेशन कराएंगे उसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं, आप अपनी जगह से भी करा सकते हैं। मगर अगर आप उन्हीं अस्पतालों से कराएंगे तो उसमें भी अलग अलग अस्पताल अपने स्तर पे डिस्काउंट देंगे। हम डिस्काउंट देने के लिए कोई किसी को बाधित नहीं कर सकते, बट डिस्काउंट जरूर मिलेगा। और मैं 2 महीने बाद एज आईएमए प्रेसिडेंट भी टेक ओवर कर रहा हूं। तो जब मैं आईएमए प्रेसिडेंट टेक ओवर करूंगा 2 महीने बाद, तो इसी बिल्डिंग के अंदर एक रोजाना 7 दिन इंक्लूडिंग संडे चलने वाला पीएचसी रहेगा, जिसमें आप लोग सबका पूरा A to Z निःशुल्क इलाज होगा। कुछ दिन पहले मैंने पांडे हॉस्पिटल में कैंप किया, आप सबने बहुत अच्छा उस कैंप को कवरेज भी किया। अब आप बोलोगे कि डॉक्टर साहब डायलॉग बाजी तो आप बहुत अच्छी कर रहे हो, बट आप पुख्ता क्या लेके आ रहे हो? एक तो आपने पत्रकारों को कर दिया, पत्रकार भाई तो हमारे घर के ही लोग हैं। आपने आम जनता के लिए क्या किया? तो आम जनता के लिए विवेक तन्खा साहब जो हमारे सांसद हैं और हमारे जो मेयर साहब हैं अन्नू जी, उनने एक प्रपोजल दिया मां नर्मदा के नाम से, मां नर्मदा राहत क्लिनिक। राहत क्लिनिक क्या है? दिल्ली का मॉडल आपने देखा मोहल्ला क्लिनिक का, जो बहुत पॉपुलराइज हुआ, जो हर एक छोटे छोटे गली कूचे मोहल्ले में एक क्लिनिक खुली।
इस विषय को मैंने हमारे सबसे सीनियर धीरावानी साहब, जामदार साहब, मुकेश श्रीवास्तव साहब से डिस्कस किया और सबने अपनी हामी भरी। तो 15 अगस्त को हम लोग जबलपुर शहर में 51 मोहल्ले क्लिनिक इनॉग्रेट करने जा रहे हैं, जिनका नाम रहेगा मां नर्मदा राहत क्लिनिक, जिसमें रोटरी क्लब, MPNHA मतलब हमारा अस्पताल संघ, IMA साथ आएगा। और कोई भी जो ये क्लिनिक रहेगा ये लावारिस नहीं रहेगा, हर अस्पताल के अंतर्गत रहेगा। जैसे पांडे अस्पताल के आजू बाजू जो 4 क्लिनिक हैं उनमें स्टाफ प्रोवाइड करना, दवाई ठीक से आ रही कि नहीं, इलाज प्रोवाइड करना पांडे अस्पताल की जिम्मेवारी। ये क्लिनिक में भैया चिन्हित बीमारियां रहेंगी, ऐसा नहीं कि हम आपको बेवकूफ बनाने बुला रहे हैं। क्लिनिक में चिन्हित बीमारियां रहेंगी। कुछ नोटिफाइबल डिजीज हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीबी और लेप्रेसी मतलब कुष्ठ रोग अब एक नोटिफाइबल डिजीज है। मतलब प्राइवेट डॉक्टर बिना सरकार को इंफॉर्मेशन दिए इसका इलाज नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस फैल रहा है। मतलब टीबी का अगर किसी ने गलत इलाज दे दिया या मरीज ने पूरा इलाज नहीं लिया तो इससे इस तरीके का टीबी फैलता है जिसमें कोई दवाई नहीं काम करती, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस, MDR टीबी। वैसे लेप्रेसी है, अगर लेप्रेसी की दवाई ठीक से नहीं ली मरीज ने या पैसे के अभाव के कारण आधी खत्म कर दी तो लेप्रेसी फैलती रहेगी। विकसित देशों से टीबी लेप्रेसी कई साल पहले खत्म हो चुकी है। जब हम MBBS करते थे तो फिरंगी लोग आते थे हमारे कॉलेज में, हम खुश होते थे, कॉलेज इतना अच्छा, कॉलेज अच्छा नहीं था, उन्होंने टीबी देखी नहीं, तो वो टीबी देखने आते थे और लेप्रेसी देखने आते थे कि कैसा होता है। तो हम जो नोटिफाइबल डिजीजेस हैं उनको हम सरकार से जोड़ेंगे। अभी क्या होता है भैया, अगर आपका कोई गरीब मरीज विक्टोरिया या मेडिकल कॉलेज पहुंच गया बिना किसी पहचान के, तो कभी भी वो सही अगर जगह तक नहीं पहुंचा तो उसका इलाज नहीं हो पाता। उसको टीबी की दवाई और 500 रुपए हफ्ता जो मिलना चाहिए, आप लोग में से कितने लोग को मालूम था कि टीबी और लेप्रेसी के मरीज को 500 रुपए हफ्ता मिलता है खुराक के लिए? आप बताइए, हाथ खड़े करके बताइए किस किस को मालूम था? देखिए दो लोग को मालूम था, इतने लोग। और भाई साहब आप लोग में से कितने ऐसे हितग्राहियों को जानते हैं जिनको मिला है ऐसा पैसा? किसी को नहीं मिला। तो होता है, आप जानते हैं, मतलब मेरा कहने का पॉइंट है कि बहुत कम लोगों को मिला है। एक तो जान, अब आप देखिए भाई साहब, आप 2 लोग तो बहुत किसी रीजन से कोई पहचान नहीं, बट इतने सारे हमारे पत्रकार भाई जो सबसे ब्रिलियंट है, जिनको पूरे शहर की नब्ज पे हाथ रहता है, उनको भी नहीं मालूम क्योंकि इसको प्रचारित नहीं किया गया। उस स्कीम को हम इस मोहल्ले क्लिनिक से जोड़ेंगे। आज ही हम हेल्पलाइन नंबर जारी कर रहे हैं भाई साहब। हेल्पलाइन नंबर उसमें डाल दिया, 3 हेल्पलाइन नंबर्स हैं। इन हेल्पलाइन नंबर का आप औचित्य समझिए भैया। कोई भी मरीज यदि इन हेल्पलाइन नंबर में कॉल करेगा, मैं अभी मेरे से गलती हो गई, मैं 1 सेकंड में ईमेल आईडी भी दे दे रहा हूँ, वो आप व्हाट्सएप वाले ग्रुप से फैला दीजिए। मैं अभी आप लोगों को भेज देता हूँ। तो एक ईमेल आईडी है और एक फोन नंबर है जिसमें व्हाट्सएप भी है, कॉलिंग भी अटेंड होगी। इन नंबर पे कोई भी गरीब मरीज यदि फोन करेगा तो या तो उसका निःशुल्क आयुष्मान में इलाज होगा, गेमबाजी नहीं होगी उसके साथ, निःशुल्क आयुष्मान में इलाज होगा। कुछ चीजें मैं इससे ज्यादा नहीं बोल सकता अध्यक्ष होने के नाते, बट निःशुल्क आयुष्मान में इलाज होगा। सेकंड, अगर आयुष्मान कार्ड उसके पास नहीं है, या आप लोग पत्रकार बंधुओं को पता होगा कई बीमारियां आयुष्मान में कवर्ड नहीं है प्राइवेट अस्पताल में, ऐसी बीमारियों के लिए हम अपना पत्र मतलब मध्य प्रदेश हॉस्पिटल एसोसिएशन के अध्यक्ष के पत्र पे उसको विक्टोरिया या मेडिकल में एडमिट करेंगे। जब हमारे थ्रू कोई मरीज एडमिट होता है तो आप विश्वास मानिए उसका इलाज अच्छा होगा, ये हमारी जिम्मेवारी है। आप बोलोगे भैया जब ऑलरेडी एक सरकारी व्यवस्था है तो आपको ये करने की क्या जरूरत पड़ गई? ये करने की जरूरत इसलिए पड़ गई कि कुछ व्यवस्था में जो हमारे जबलपुर की 22 लाख की पॉपुलेशन है वो कहीं ठीक से हैंडल नहीं हो पा रही है। कई बार हमारे पास मरीज अस्पतालों से आते हैं कि हमें इलाज नहीं मिला, तो हम उनके बीच का ब्रिज बनते हैं। कोशिश हमारी रहेगी कि हम आयुष्मान भारत के तहत खुद ही इलाज कराएं, बट इनकेस हम नहीं करा पा रहे ड्यू टू द डिजीज, बीमारी को कवर नहीं किया गया है अगर, तो हम निःशुल्क इलाज विक्टोरिया या मेडिकल कॉलेज में उनका कराएंगे। सब लोग ने खेद व्यक्त किया, दुख जताया, बट ज्यादा कोई कुछ इसमें कर नहीं पाया। अब हम ये करने जा रहे हैं कि हम साइंटिफिक जर्नल में किसी डॉक्टर या अस्पताल का नाम नहीं प्रमोट कर रहे हैं, हम टेक्निक का नाम प्रमोट कर रहे हैं। हर महीने हम आप पत्रकार भाइयों से, या आप लोग बोलेंगे तो हर 2 महीने, जब आप लोग हमें समय दे पाए, एक बार इस हॉल में मिलेंगे जैसे आज मिले हैं इन्हीं व्यवस्थाओं में, और जो लेटेस्ट काम हो रहा है उसके विषय में आपको बताएंगे। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि आप लिखें पांडे अस्पताल में रीढ़ की हड्डी का ये ऑपरेशन, नहीं, जबलपुर में रीढ़ की हड्डी का ऐसा ऑपरेशन होता है। अब कई पत्रकार भाइयों ने पूछा कि फिर वो मरीज आपके तक कैसे पहुंचेगा? हमारे तक नहीं पहुंचे, वो मरीज रामकृष्ण भैया तक पहुंचेगा, वो मरीज सिराज भैया तक पहुंचेगा, सिराज भैया उसको डायरेक्ट करेंगे। तो आपके जो पेपर के मालिक हैं या चैनल के ओनर्स हैं, उनको ये, हम इसमें मास्क मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, हम अपने अस्पताल का नाम
इस मीटिंग के थ्रू आगे हम जबलपुर का नाम आगे लाना चाह रहे हैं और हम आपको माइक देंगे। मतलब हम मलेरिया का इलाज करके यहाँ नहीं खड़े हो जाएंगे कि भैया हमने मलेरिया का बहुत अच्छा इलाज किया, वो सभी कर लेते हैं। हम कुछ ऐसी चीज लाएंगे जो विश्व स्तर पे हो रही है, जिसको विश्व स्तर पे हमको जिस चीज के लिए रिकग्निशन मिल रहा है। जैसे हमने अपने इसमें अलग अलग लोगों ने किया है। मैं अपने फील्ड की बताऊं तो व्हाइट हेयर रिमूवल पूरे इंडिया में अकेला डॉक्टर मैं हूं जो पूरे इंडिया में कर रहा है, मैं उसको पब्लिश कर रहा हूं। तो आप बताइए व्हाइट हेयर रिमूवल कहीं इंडिया में और हो रहा है तो मैं माफीनामा लिख दूंगा कि भैया मैंने आपको गलत इंफॉर्मेशन दी। तो हम लेटेस्ट चीजें जो इंडिया लेवल पे हो रही है सिर्फ उसको हाईलाइट करेंगे। हमारा ध्येय क्या है कि जो मरीज है उसको जबलपुर से पलायन ना करना पड़े। जब हम आपको बताएंगे कि हम क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, ये भी बताएंगे कि क्या ये आयुष्मान भारत के तहत हो सकता है कि नहीं। जैसे व्हाइट हेयर रिमूवल आयुष्मान भारत के तहत नहीं हो सकता क्योंकि सौंदर्यकरण की श्रेणी में आता है, ये जरूरत की श्रेणी में नहीं आता। तो हम आपको क्लियर करेंगे कि वो आ सकता है कि नहीं आ सकता। तो ऐसे आज आपको जो हमने प्रेस रिलीज दी है उसमें सारे अपने हमने बिंदु कवर किए हुए हैं। हमारी जो जर्नल रिलीज हो रही है एक बिंदु हमने कवर जानबूझ के नहीं किया क्योंकि जैसे मैंने बोला मैं किसी अस्पताल का प्रमोशन नहीं करने बैठा हूं, मैं जबलपुर का प्रमोशन करने बैठा हूं। हम आज 7 अस्पतालों को जो डॉक्टर द्वारा संचालित हैं एमपीएनएचए का गोल्डन सील ऑफ ट्रस्ट दे रहे हैं। आप बोलोगे भैया ये क्या गोल्डन सील ऑफ ट्रस्ट? नहीं, आप इसको खरीद नहीं सकते। गोल्डन सील ऑफ ट्रस्ट के लिए हमने 7 नियम रखे। पहला नियम यह है जिससे आप लोग अग्री करेंगे कि जो ये अस्पताल है इनमें जब मरीज एंटर होगा, एक तो रेट लिस्ट लगी हुई है अस्पताल के बाहर, उसको रेट लिस्ट दी जाएगी जिसपे उसका साइन लिया जाएगा। उसको बोला जाएगा आप पढ़ लो इसको, यदि आप उस रेट लिस्ट पे साइन करते हो तो आप एडमिशन लो, नहीं तो मत लो। अगला सवाल सर इमरजेंसी में कोई सिर्फ होगा के आया उससे कहां साइन लोगे? जब तक रेट लिस्ट पे साइन नहीं हुआ तब तक की कोई बिलिंग नहीं की जाएगी उस अस्पताल। मतलब आप अगर इमरजेंसी में हमारे पास आए, आपका सिर फटा है, हमने टांका लगाया, कुछ भी किया, आप अपनी स्वेच्छा से बिल दे रहे हो, कोई आपत्ति नहीं। अगर आपको उस बिल से कोई दिक्कत है और आपने उसमें रेट लिस्ट पे साइन नहीं किया, आप मत दीजिए। आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि इमरजेंसी केयर जो सुप्रीम कोर्ट कहता है वो हम अपनी तरफ से फ्री देंगे। जो अस्पताल इन चीजों में हमारे साथ आए, ये सब हो ही रहा है इन अस्पतालों में, और ये सब डॉक्टर रन अस्पताल है, मतलब जिसका मालिक डॉक्टर है। अब आप बोलोगे ये नई नई पंचायत बता रहे हैं आप, डॉक्टर का मालिक होना क्यों जरूरी? क्योंकि लाइसेंस डॉक्टर के नाम पे होता है पैसा। तो जब डॉक्टर मालिक है और लाइसेंस भी डॉक्टर के नाम पे है, अगर मेरे यहाँ कुछ गलत हुआ तो मेरा अस्पताल भी गया, मेरी डिग्री भी गई, तो मेरे को उठा पटक करने में डर लगता है। अब अगर मैं अस्पताल का मालिक हूँ, लाइसेंस किसी और डॉक्टर के नाम पे है, तो मैं काफी सारी कलाकारियां कर सकता हूँ जो आपने आगे देखा भी। मैं फिर अपनी वाणी को यहाँ विराम देना चाहूंगा क्योंकि नहीं तो फिर ज्यादा कंट्रोवर्सी हो जाती है। बट आप मेरी कहने का सच्चाई समझ गए। जो डॉक्टर रन हॉस्पिटल है और हमारे गोल्डन सील ऑफ ट्रस्ट हॉस्पिटल्स जो रहेंगे वो सारे आपके पत्रकार बंधुओं की लिस्ट में रहेंगे जहां फ्री ओपीडी रहेगी। तो आप वहां रेगुलरली जाओगे तो आप खुद देखोगे। और हम एक रिड्रेसल ग्रीवियंस सेल भी बना रहे हैं कि आपको कोई भी कंप्लेंट रहती है हमारे किसी भी मेंबर अस्पताल से, ये गोल्डन सील ऑफ ट्रस्ट वाले अस्पताल से नहीं, किसी भी अस्पताल से, तो आप डायरेक्ट प्रेसिडेंट को, सचिव को कांटेक्ट कर सकते हैं कि भैया ये चीज गलत हो रही है। और हम काना पूर्ति नहीं, रिटर्न में आपसे कंप्लेंट लेंगे और रिटर्न में आपको जवाब देंगे। आप उस जवाब से अगर संतुष्ट नहीं है तो आप आगे भी जा सकते हैं, बट 99% मैं आपको भरोसा दिलाता हूं आप उस जवाब से संतुष्ट रहेंगे। अभी तक जब मैं सेक्रेटरी था 32 कंप्लेंट्स आई मेरे पास, 32 में एक कंप्लेंट को छोड़ के सारी हमने सॉल्व करा दी। सिर्फ एक कंप्लेंट थी जो हमने सीएमएचओ साहब के पास गई, एंड में वो हमारे माध्यम से सॉल्व हुई बट उनके तक पहुंची। बाकी 31 कंप्लेंट चाहे बिल रिलेटेड थी, चाहे दवाइयों के रिलेटेड थी, चाहे किसी मरीज के इलाज को लेकर रिलेटेड थी, चाहे पोस्टमार्टम को लेकर रिलेटेड थी, वो सब हमने सॉल्व किया। तो अब मैं हाउस को ओपन करता हूं। इतने सारे लोग बैठे हैं, आप लोग को हम लोग से जो भी सवाल पूछना है। आई एम वेरी सॉरी, गौर सर थोड़े लेट आए। ये हमारे डॉक्टर गौर हैं, वाइस प्रेसिडेंट। गौर साहब जो सीनियर हैं उनके बेटे हैं अमित गौर साहब, संजीवनी हॉस्पिटल से। तो आप लोग के लिए मैं ओपन कर रहा हूं फोरम को। बिल्कुल सवाल पूछो, मेरे को किसी चीज का बुरा नहीं लगेगा। आपको जो मेरे से पूछना है बिल्कुल अच्छे से करें। सर मैं ये जानना चाह रहा कि ये गोल्डन लिस्ट आपको बताइए, इसमें मतलब टोटल कितने हॉस्पिटल्स हैं? सर अभी आज हम 7 अस्पतालों को ऑनर कर रहे हैं। नाम हम जानबूझ के इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि जैसे मैंने बताया हम एथिक्स पे चल रहे हैं। हम नहीं चाहते कि ये 7 अस्पतालों को कोई भी एंड्यू एडवांटेज मिले। हम ये कर क्यों रहे हैं? हम करेंगे नाम सार्वजनिक जब ये लिस्ट में करीब 15-20 नाम जुड़ जाएंगे। ये हमारी एक ट्रिक है सर कि हमने जो एथिकल नियम बनाए हैं उनको लागू, अब हम देखिए हम एक रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है, मतलब हम किसी की गर्दन नहीं पकड़ सकते, हम किसी का लाइसेंस नहीं कैंसिल कर सकते। हम रिकमेंडेशन अथॉरिटी है, मतलब हम आग्रह कर सकते हैं अस्पतालों से। लेकिन आग्रह ऐसा है कि जो हमारे रूल्स एथिक्स
नैतिकता को मानेगा उसको गोल्डन सील ऑफ ट्रस्ट मिलेगा, जो हमारी नैतिकता को नहीं मानेगा उसको गोल्डन सील ऑफ ट्रस्ट नहीं मिलेगा। और जिनको गोल्डन सील ऑफ ट्रस्ट नहीं मिला है उनके साथ आगे पब्लिक करेगी, पब्लिक है ये सब जानती है, हम नहीं करेंगे। इसमें गवर्नमेंट का भी कोई सपोर्ट है? सर गवर्नमेंट का जो जहां तक सपोर्ट की बात है, अभी तक मेरी सरकार से बात नहीं हुई है, लेकिन अगर मैं चाहूंगा तो सपोर्ट गवर्नमेंट से मेरे को 15 मिनट में मिल जाएगा, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, क्योंकि अपन ये पॉलिटिकल आदमी है, अपने दोनों तरफ अच्छी पहचान, बट अभी तक कोशिश नहीं की। आप लोग को पता होगा, क्लियर डिक्लेयर किया हर जगह कि इस 5 साल जबलपुर के विकास में वो पूरी तरह समर्पित है। ये 5 साल जबलपुर का जो विकास होना है वो बिना जामदार साहब की मदद से हो भी नहीं सकता। तो जब हमने ये प्रोजेक्ट सामने लाया कि इस तरीके करना है, जामदार साहब ने मेरे को सिर्फ 2 शब्दों में जवाब दिया, गो अहेड, फुल ट्रस्ट फुल सपोर्ट। तो वैसे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं वाले थे, बट मेरी गलती है, मैं केस में फंस गया और लेट हो गया। तो जामदार साहब हमारे चीफ गेस्ट थे, तो वो अपने टाइम पे आया, मेरी गलती है, मेरी सॉरी कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सब तक कंट्रोल नहीं कर पाया। तो मैंने आप लोगों को सारी बातें बताई हैं। मैं रामकृष्ण भैया आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसकी सूची, जो 51 पत्रकारों की सूची है, वो मेरे को दे दें। अनूप भैया और सिराज भैया हमारे, आप सबकी लिस्ट मुझे दे रहे हैं। मैं कैसे कार्ड का प्रारूप बता दे रहा हूँ कि उसमें हम आदमी की फोटो लगाने वाले हैं, उसमें हम उसका आधार कार्ड नंबर लिखने वाले हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए जैसा होता है। अंदर उसमें पूरे पर्चे रहेंगे, पर्चे बोल रहा हूँ मतलब बुकलेट रहेगी कि आपको कहीं पर्चा नहीं कटाना, ना रिसेप्शन में कहीं खड़ा होना है। और हम लोग प्रयास पूरा कर रहे हैं, क्योंकि मेरी अभी सबसे बात नहीं हुई, बट अपनी तरफ से मैं एज अ प्रेसिडेंट भी बोल सकता हूँ, हमारा प्रयास रहेगा कि आपको लाइन में भी कम से कम रुकना पड़े। मतलब आप जब कार्ड लेके आएंगे तो आपको हम पहले देखने का भी पूरा प्रयास करेंगे, चाहे हम पीछे से बुलाएं, आगे से बुलाएं, बट आपको हम, क्योंकि आप हमारे टाइम की कदर कर रहे हो, मेरे बुलाने पे इतने सारे लोग आ गए, मैं आज बहुत भाव विभोर हो गया हूँ ऐसा रिस्पॉन्स देख के, तो हम आपको भी पूरा रिस्पॉन्स देंगे। और उसमें पूरे अस्पतालों की लिस्ट रहेगी, और अगर किसी भी अस्पताल में आपको 5% भी रिस्पॉन्स नहीं मिला तो मैं आपके लिए उपस्थित हूँ, जामदार साहब आपके लिए उपस्थित हैं। हम लोग कभी भी आपके लिए उसी समय, मतलब आप एक XYZ डॉक्टर के पास गए, मान लो उस अस्पताल में जैसा आप चाह रहे हो रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो पांडे अस्पताल तो है ना, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सिर्फ मेरे पास आओ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ सब जिसको जहाँ जाना है वो जाओ, बट अगर रिस्पॉन्स नहीं मिला तो आई एम ऑलवेज देयर। और कोई सवाल कोई भाई पूछना चाह रहा है? फैमिली का है या सिर्फ जना? सिराज भैया, मैंने प्रॉब्लम सिर्फ ये आती है कि अभी कई कल हमारे मेंबर ने, गौर साहब ने भी बोला कि वी शुड इंक्लूड द फैमिली, ये सेकंड फेज में है। प्रॉब्लम क्या होती है भैया कि जैसे आपसे बात हुई, आप ही ने मेरे को सजेस्ट किया कि वेरिफिकेशन करो, हमने बिना वेरिफिकेशन के कोई ऐसा नॉन पत्रकार नहीं आना चाहिए, क्योंकि आज ही पेपर में आया वो एक भाई साहब जो छलांग मार के कूदे, वो फर्जी पत्रकार बनने के चक्कर में जेल भी जा चुके हैं। तो हम ये नहीं चाहते कि ऐसे लोगों को कार्ड मिले। तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि फर्स्ट फेज में अपन इसको इंक्लूड करते हैं, आप लोग प्रपोजल दो कि उसमें हम फैमिली को कैसे इंक्लूड करें। जैसे आपने देखा होगा जो CGHS के कार्ड होते हैं उसमें फैमिली मेंबर्स के नाम एंड फोटोज भी लगे होते हैं, तो अगर वैसा कुछ आप कर सकते हो तो आई एम रेडी, क्योंकि मेरे पास उसका अभी थिंकिंग नहीं था, क्योंकि अब भाई फैमिली में नाम आ गया तो आके हमसे बोल रहा है कि हमारी फैमिली है, तो हम कैसे वेरीफाई करें। और अगर हम वो नहीं करेंगे सर, तो आप देखिए कोई भी स्कीम का अगर अपन चालू होने के पहले ही शोषण चालू कर दें तो क्या होगा कि वो स्कीम सक्सेसफुल। सर आपने नहीं वो आप लगा चुनाव में या जो नकदी रेमडेसिविर का मामला था उस मामले को लेके? सर बहुत शानदार सवाल है आपका, इसका बिल्कुल राजनीतिक जवाब नहीं है सर। इसका जवाब बिल्कुल सिंपल है कि हाँ, जबलपुर की अनदेखी करी गई। इसमें कोई मेरे से इसलिए डिबेट नहीं कर सकता क्योंकि जबलपुर को वो बिस्तर नहीं दिए गए जो भोपाल और इंदौर को दिए गए। भोपाल और इंदौर को इसलिए दिए गए कि वहां उनमें ताकत थी, उनकी जनता में ताकत थी, उनकी आवाम में ताकत थी और उनके नेताओं में ताकत थी। हमको नहीं दिए गए, जिसका परिणाम हमारे सामने है। इससे ज्यादा मैं इसलिए नहीं बोलना चाहूंगा कि इससे ज्यादा बोलना राजनीतिक हो जाएगा, बट जबलपुर को मंत्री नहीं मिला, रीवा को मंत्री नहीं मिला, उसका असर आपके सामने। मैं अपने क्षेत्र के लिए तो हमेशा बोलूंगा, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं हूं, बट अगर आप हमारे क्षेत्र की अनदेखी करोगे तो क्षेत्र उस चीज को याद रखें। इसमें कोई बीजेपी कांग्रेस वाली बात नहीं है। और अभी जब मैं इस पद पे आया हूं, नहीं, मंत्री नहीं मिला और वो नहीं मिला वो तो ठीक है, जो आपका वो है बदनामी। देखिए सर, खबर क्या होता है कि जब मेजोरिटी सरकारी में ट्रीट होती है
मेजॉरिटी जिसके पास पैसा नहीं है, जो गरीब है, उसको सरकार मदद करती है। तो प्राइवेट में वही जाता है जिसके पास संपूर्ण धन है। जब आपने सरकार की तरफ से लवारे छोड़ दिया सब, तो किसी के पास ऑप्शन ही नहीं था। मेडिकल के बेड्स लिमिटेड थे, वो प्राइवेट में आए। प्राइवेट के हॉस्पिटल्स में 4-4 गुना तनख्वाह चल रही थी, 4-4 गुना रेट चल रहे थे। उसके बारे में मैं डिबेट करने नहीं बैठा हूँ, एक अलग टॉपिक है, उसको अभी अपन डाइल्यूट नहीं करेंगे। बट जिसके पास पैसा नहीं था, उसको कितना भी पैसा लगा तो उसको तो दुख हुआ, उसकी वजह से बिल्कुल छवि खराब। तो उसी छवि को तो ठीक करने अपन अभी बैठे हैं सब। ठीक